यस, वेलकम टू द कंटिन्यूएशन ऑफ एसएन। अपन ने SN1 और SN2 पढ़ लिया था और अब अपन चल रहे हैं एरोमेटिक SN2 की तरफ। देखो, इसका नाम SN2 जरूर है, बट जो अपन ने क्लासिकल SN2 पढ़ा, मेन जो अपना SN2 था, जो sp3 कार्बन पे होता था, ये उससे अलग है। इसीलिए आपको इसको पूरा ही बोलना है SN2 एरोमेटिक या AR, है ना। अब कहानी कहाँ से शुरू होती है उसको मैं कुछ यूं बयां करता हूं कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमने NaOH के साथ करवाई थी। पानी में घोल के डालो या प्योर NaOH मेल्ट करके डाल दो, तो ये रिएक्शन नहीं होती थी। और हम कहते थे कि ये SN1 भी नहीं करवाएगा और SN2 भी नहीं करवाएगा। और रिएक्शन नहीं होने के पीछे कारण ये था, रिएक्शन नहीं होने के पीछे मेन कारण ये था कि SN1 नहीं होगी क्योंकि कैटायन नहीं बनेगा, और SN2 नहीं होगी क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, तो बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा, लिविंग ग्रुप को बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इन दोनों के पॉइंट्स यहाँ आप जरूर लिख लेना कि भाई ये रिएक्शन नहीं होती थी। अब यहां पे डाउस एक्सपेरिमेंट सिनेरियो में आता है। डाउस एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ कहा गया कि आप क्लोरोबेंजीन लीजिए, माना कि वो रिएक्शन नहीं करती, बट आप 623 केल्विन का तो टेम्परेचर और 290 95 का, तो मैंने राउंड फिगर में 300 लिख दिया है, ये प्रेशर ले लीजिए। तो अगर ये प्रेशर और टेम्परेचर हमारे पास है तो हम इतना जरूर कह सकते हैं कि उस केस में फिर OH आएगा और Cl को किसी ना किसी मैकेनिज्म से बाहर निकाल देगा। दैट मीन्स रिएक्शन हो जाती है। तो अपना स्टेटस यहाँ पे क्या रहता है कि हम दोनों बातें कर रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये कहते हैं कि नॉर्मली ये रिएक्शन नहीं होती, और फिर ऐसा कहते हैं कि अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर हो, बहुत ज्यादा है, मतलब आप सोचो 300 डिग्री का तो टेम्परेचर हो गया और प्रेशर कितना हैवी ले लिया, तो इसमें रिएक्शन हो जाती है। दैट मीन्स रिएक्शन वैसे नहीं होनी थी, बट बहुत हाई कंडीशंस लगाई तो फिर वो हो गई। एक्सपेरिमेंट का नेक्स्ट भाग ये है कि अगर आप इसके अंदर पैरा या ऑर्थो पोजीशन पे कोई -M ग्रुप एम्प्लॉय कर दें, तो इस बार सिंपल NaOH डालने से ही रिएक्शन हो जाती है। आप थोड़ा बहुत हल्का सा माइल्ड हीट करें तो ठीक है, वरना बिना उसके भी हो जाएगी। और कुल मिला के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो गया। जैसे जैसे आप -M ग्रुप लगाते जाएंगे ना, मान लो आपने एक -M ग्रुप और लगा दिया, तो ये रिएक्शन और स्मूथ हो जाएगी। इस बार आपको सिर्फ NaOH डालना है एंड दिस Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय OH, बाकी सब एज इट इज बना लेना। डाउस एक्सपेरिमेंट का लास्ट पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने देखा कि -M ग्रुप लगाने से रिएक्शन इजी हो रही है, तो उनका मेन पॉइंट ये था कि आप अगर इसमें वाटर डाल दें, आप अगर इसमें वाटर डाल दें, तो वाटर डालने से, सिर्फ वाटर डालने से ही, वाटर में जो OH के लोन पेयर हैं वो ही इस रिएक्शन को करवा देंगे एंड यू विल बी गेटिंग द पिक्रिक एसिड। ये प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा यहां पे। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो एक चीज समझ में आती है, इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो एक चीज होने वाली है, वो कुछ यूं है कि मैं जो आपको लिखवाऊंगा वो बता देता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्मली एराइल हैलाइड्स, एरोमेटिक हैलाइड्स है ना, तो इसको
एराइल बोला जाता है, ठीक है, एरोमेटिक भी बोल सकते हो। डज नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय SN1 एंड SN2 मेथड। फिर मैं बोलूंगा कि भाई अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर होता है तो रिएक्शन हो जाती है। लास्टली मैं आपको कहूंगा कि अगर हमारे पास -M ग्रुप लग जाए तो जितने -M ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे लगे होते हैं वो रिएक्शन को उसी हिसाब से इजी कर देते हैं। और लास्ट तो गजब था कि सिर्फ वाटर डाल के भी रिएक्शन हो गई, वार्म वाटर से भी रिएक्शन हो जाती है। द प्रोडक्ट इज नथिंग बट पिक्रिक एसिड। आई थिंक यू आइडेंटिफाइड, है ना, द करेक्ट नेम। तो ये डाउस का एक्सपेरिमेंट था। अब ये कौन से मैकेनिज्म से होती है उस पर चलेंगे, और -M ग्रुप लगाने से ऐसा क्या होता है कि रिएक्शन इजी हो गई, उसी को SN2 एरोमेटिक कहेंगे। लिखिए आप लोग फर्स्ट पॉइंट, एराइल हैलाइड्स आर इनर्ट टुवर्ड्स SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। इनर्ट, INERT, इनर्ट मतलब रिएक्शन नहीं करते। रीजन चाहो तो दोबारा लिख लेना कि भाई SN1 क्यों नहीं करते और SN2 क्यों नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, इन डाउस एक्सपेरिमेंट a very high temperature and pressure is applied, then some reaction is visible. Next point, it was also observed that if -M group is employed, अगर -M group लगा दें, then the reaction becomes easy at normal conditions. The reaction becomes easy at normal conditions. ये सब कॉपी करने के बाद अपन आते हैं कि भाई ये मैकेनिज्म है क्या। तो ये बेसिकली 2 स्टेप का मैकेनिज्म है। आइए मैं आपको दोनों स्टेप बता देता हूं। आपने इसमें लेट से न्यूक्लियोफाइल OH- डाला, तो होता क्या है, OH- इस कार्बन पे अटैक करता है जिस पे लिविंग ग्रुप हेलोजन है, और ये पाई बॉन्ड पोलराइज हो जाता है टू क्रिएट अ नेगेटिव चार्ज। जैसा ही ऐसा कुछ होगा तो अपन एक चीज कहेंगे कि भाई ये सिस्टम नॉन एरोमेटिक बन गया। पहले तो एरोमेटिक रिंग था, स्टेबल था, तो ये अपनी एरोमेटिसिटी वापस लेना चाहेगा, तो ये वापस आ जाता है और अब Cl एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। मीडियम बेसिक है तो आप एक एडिशनल स्टेप और कर सकते हैं, वो रिएक्शन का पार्ट नहीं है कि यह हाइड्रोजन एसिडिक है, फिनॉल एसिडिक होते हैं थोड़े बहुत, तो ये अपना H+ लूज कर देगा। तो आप प्रोडक्ट इस फॉर्म में बनाएं या यहाँ से H+ लूज करके और फिनॉक्साइड बनाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, वो रिएक्शन का पार्ट नहीं है। अब देखो कोई भी रिएक्शन 2 स्टेप में हुई, मेनली रिएक्शन 2 स्टेप में है, तो अपने को ये जरूर बताना चाहिए कि कोई भी रिएक्शन जब 2 स्टेप में होती है तो कौन सा स्टेप स्लो है और कौन सा फास्ट है। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि स्लो स्टेप है, हेंस वी आइडेंटिफाइड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। RDS हमें पता चल गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमें पता चल गया, तो हम ये कह सकते हैं कि अब रिएक्शन कैसे होगी इस चीज को हमें यहाँ समझना पड़ेगा। तो आई थिंक द रिएक्शन हैज गॉट द नेचर कि इस बार रेट इज प्रोपोर्शनेट टू कार्ब एनायन स्टेबिलिटी। आप नोटिस करो SN1 पढ़ाया था तो उसमें इंटरमीडिएट कैटायन बना था, तो हमने बोला था रेट प्रोपोर्शनेट टू कार्ब कैटायन। यहां कौन बना बीचों बीच, आप देखो कार्ब एनायन। तो तो ये आप इसको एक थंब लॉ मान लो, ठीक है, थंब रूल मान लो जिसको आप कहते हो ना, कि ऐसा हमेशा होगा। और ये नेचुरल बात भी है क्योंकि RDS पे डिपेंड करेगा। तो RDS में जो भी चीज बनेगी, एनायन, कैटायन, रेडिकल, अभी अगले चैप्टर में वापस से कैटायन बनेगा, फिर रेडिकल बनेगा, फिर एनायन बनेगा, ये बनते रहेंगे। तो एक मोटी मोटी बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि RDS में जो भी बना वो स्टेबल बनना चाहिए। उसे क्या होगा, अगर वो स्टेबल बनेगा तो वो जल्दी बनेगा, जितना स्टेबल होगा उसी प्रोपोर्शन में जल्दी बनेगा, तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, और ये तो ऑलरेडी फास्ट है। आपको याद आ रहा है वो एग्जाम्पल, मैंने कहा रिएक्शन फास्ट हो जाएगी किसके रेस्पेक्ट में, रिलेटिवली जो जितनी पहले थी। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, बाकी सब बिल्कुल प्रोपोर्शनेट चलेगा।
तो अब पॉइंट ये समझ में आता है कि एक ही एग्जांपल मैं आपको अब देता हूं। मान लो इसकी रिएक्शन हमने NaOH से करवाई, तो पिछले इस बार तो हमारे को HTP की जरूरत पड़ी, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस बार क्या होगा देखते हैं, ये इस पर अटैक करेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज आपके समझ में आएगा कि क्रिएट हुआ, नोटिस करो ये कहाँ चला गया। आया समझ में? इसी को कहते हैं -M। तो वी कैन वेरी कॉन्फिडेंटली कॉल इट -M। -M इफेक्ट लग जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, और अब हो जाएगी हमारी फास्ट ट्रैप, ये इधर, ये इधर, ये वापस, और जो लिविंग ग्रुप होगा वो बाहर आ जाएगा टू गिव द प्रोडक्ट। मोटी मोटी बात करें तो हुआ क्या, Cl को हट के OH लग गया, वही दो स्टेप मैकेनिज्म से लगा, एक RDS है, और इस बार RDS में बनने वाला एनायन स्टेबलाइज हो गया, और हेंस हम कह सकते हैं कि रेट जो है वो एस्केलेट हो जाएगी क्योंकि एनायन स्टेबल हो गया। तो बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, आपको इस बार टेम्परेचर प्रेशर की जरूरत ही नहीं है। और इसके अंदर जब आप एक NO2 और लगा लोगे, सोचो यहाँ और यहाँ, तो -M 2 बार 3 बार लग जाएगा, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ईजी हो जाती है। तो थोड़ा सा अब कॉशियस आगे बढ़ना है, बहुत ज्यादा कॉशियस। एक चीज, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, IIT JEE में आया हुआ है, उन्होंने क्या एग्जांपल दिया, आप खुद इस बात को नोटिस करो। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि उन्होंने ये पूछा कि इसकी रिएक्शन हमने इसके साथ करवाई, सॉल्वेंट दे रखा था DMSO, तो भाई रिएक्शन क्या होगी और कैसे होगी ये सोचना था। तो अब थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोचें तो देखो, सल्फर माइनस है, DMSO है, तो सॉल्वेंट जो हमारे पास है वो PA सॉल्वेंट है, PP सॉल्वेंट नहीं है, तो SN1 तो नहीं होगी, उसको साइड में रखो। SN2 से आप शुरुआत करेंगे तो आप कहेंगे कि भाई ये सल्फर पे नेगेटिव आ रहा है, और इधर इसको भी निकाल सकता है और इसको भी तो निकाल सकता है, क्योंकि अब पहले तो हम बोल रहे थे कि रिएक्शन ही नहीं करता, अब हमने पढ़ लिया करता है, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि SN2 और SN2 AR में कौन ज्यादा होती है, तो SN2 ही ज्यादा होती है। SN2 इधर है और SN2 AR तो और नीचे है, थोड़ा हाथ और नीचे ले जाता हूँ, दिखना ही बंद हो जाएगा। क्योंकि जो डाउस का एक्सपेरिमेंट का मैंने 15 मिनट तक आपको गाना गाया ना, ये गाने का मतलब ही ये था कि SN2 AR रिएक्शन होती नहीं है, आप जबरदस्ती करवाना चाहो, आपके पास कोई और चारा नहीं है, तब करवा दो। नॉर्मली ये नहीं होती है। और NO2 लगाने के बाद आपको इजी हो जाएगी, आपने कहा था हाँ इजी हो जाएगी, मगर वो पुराने के रेस्पेक्ट में हो जाएगी, अभी भी धक्का तो लगाना पड़ रहा है। तो अगर यहां पे रिएक्शन होती है तो दैट वुड गो बाय, अगर यहां पे रिएक्शन होती है तो वो किसके थ्रू जाएगी, SN2 के थ्रू, AR के थ्रू। और अगर यहां पे रिएक्शन होती है तो वो किसके थ्रू जाएगी, SN2 के थ्रू। और हमें क्लैरिटी बिल्कुल रखनी है कि SN2 की रेट ज्यादा होती है, क्योंकि SN2 AR की कम होती है, ये मुश्किल से होने वाली रिएक्शन है। हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये ज्यादा क्यों होती है, बट हमें जस्टिफाई ये जरूर करना चाहिए, और कभी करके आ रहे हैं कि अरे नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता था। तो आप पहला पॉइंट लेंगे कि भाई आप यहां तो कम से कम अटैक नहीं करवाएंगे, ये हट गया, ठीक है। अब यहां अटैक करवाएंगे तो वही BR की जगह ये सल्फर फिनाइल लगा देना, SPH लगा देना, और एक स्विच करवाना मत भूलना, क्योंकि SN2 है, अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो इसको इधर और इसको इधर स्विच कर देना। लेट्स ड्रॉ इट। -M ग्रुप प्रेजेंट है, बट इस फ्लोरीन को -M लगेगा नहीं ना, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में तो मेटा है, वो हमें ऑर्थो और पैरा पे चाहिए था, तो वो भी एक वैलिड पॉइंट है, ध्यान में रखो। तो पहले तो वैलेंसी को एज इट इज बना लो,
और अब आपको करना क्या है, इधर तो हाइड्रोजन और इधर मिथाइल लगाना है। ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो आपको पर्पसफुली सॉल्व करनी है कि भाई ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। गॉट इट? ये SN2AR मैकेनिज्म था, ठीक है। अब इसकी रेट वगैरह किस पे डिपेंड करेगी? तो रेट के लिए तो मैंने बता दिया कि भाई ये तो कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता, लिविंग ग्रुप पे डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखना। मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन देता हूँ, दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। मान लो हमारे पास इसकी रेट आती है, देन इसकी भी रेट आ जाती है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि रेट किसकी होगी, वो लिख के नहीं देगा, आपको खुद सोचना है। SN2 होगी। अभी मुझे कैसे पता लगा SN2 होगी? तो भाई मिथाइल हैलाइड चेन में SN2 के अलावा कोई और मैकेनिज्म होता भी नहीं है, क्योंकि ये लीस्ट स्टैंडर्ड वाले केस हैं। तो इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये ऐसा होगा। अब ये आंसर आ जाएगा बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी। आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो वो जल्दी बाहर निकल जाएगा। आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप क्यों होता है? तो वही दो रीजन है। I- इज बेटर स्टेबल स्पीशीज देन अदर हैलाइड आयन ड्यू टू बिगर साइज। सिंपल यू भी सोच सकते हैं, साइज बड़ा है तो बॉन्ड तोड़ना आसान है यार। लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है? बॉन्ड तोड़ रहे हो ना, तो एटम बड़ा है, बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, सिंपल बात है। यहाँ पे भी बच्चे वही लॉजिक लगा लेते हैं कि यार इसमें ये जल्दी टूट जाएगा शायद, बट ऐसा नहीं होता। इसमें ऑर्डर ये चलता है, क्योंकि वापस नोट करो, ये आपके मैकेनिज्म लिख दिए मैंने। लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है कौन से स्टेप में? फास्ट स्टेप में। और मैंने अभी भी बताया आपको कि फास्ट स्टेप में जो भी होता है, फास्ट स्टेप में जिस भी स्टेप में होता है, तो लिविंग ग्रुप मैटर, जो भी होता है मैटर नहीं करता। तो इस बार लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, तो वो अच्छा हो या खराब हो मैटर नहीं करेगा। याद है वो पेन वाला एग्जांपल दिया था कि वो 100 पेन दे रहा था, तो उसने 1000 कर दिए, 200 जितने भी कर दिए, उससे रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ा था। तो ये जल्दी बाहर जाए या धीरे बाहर जाए, इसके हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं है बेसिकली रिएक्शन का। तो पॉइंट कहाँ पे अटकेगा? मैकेनिज्म पे अटकेगा कि वो एनायन अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, उससे इस पॉइंट पे सब जगह नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। उस नेगेटिव चार्ज को यहाँ जो NO2 का -I लगना है वो तो लग जाएगा, -M लगना है वो लग जाएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। हेलोजन का भी तो -I लगेगा, तो इसका -I सबसे ज्यादा होता है। तो इस बार हेलोजन का -I उसको स्टेबलाइज कर रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन और आता है इसमें कि कुछ टीचर्स अच्छी किताबें में समझाती हैं कि फ्लोरीन का -I लगेगा, उससे इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा बाकी के रेस्पेक्ट में, तो हमारे न्यूक्लियोफाइल को इनविटेशन ज्यादा मिलेगा। वेल, बात तो -I की हो रही है, चाहे एनाइन बनने के पहले देखें या बाद में देखें। तो अल्टीमेटली फ्लोराइड्स आर मोर रिएक्टिव। और रेट किस के रेस्पेक्ट में, वो जरूर लिख लेना कि इस बार ArSN2 के रेस्पेक्ट में अपन रेट को लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस वगैरह कैसे आते हैं रेट के ही, और तो लेट्स टेक सम मोर कपल ऑफ क्वेश्चंस। मान लो हमारे पास ऐसा सवाल आ गया, और इसमें हमारे से पूछा गया कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर बताइए। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए थी। भाई यहाँ पे -M लगेगा, -I लगेगा,
माइनस एम 2 बार लगेगा और यहाँ कुछ भी नहीं लगेगा। तो अब माइनस एम यहाँ पे लगेगा तो हमें एक चीज क्लैरिटी में आनी चाहिए, हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि वो तो यहाँ भी लगेगा बट यहाँ 2 बार लगेगा। तो सबसे पहले तो इसको 1, देन इसको 2, ये 3, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है इसलिए इसको 4। अब देखो यहाँ भी 2 NO2 है, यहाँ भी 2 NO2 है, बट ये मेटा पोजीशन पे है, तो जो एनायन बनाएंगे उसको माइनस एम, यहाँ सिर्फ माइनस आई लगेगा, सॉरी, और यहाँ माइनस एम लगेगा। 2 2 बार लगा दो, कोई इशू थोड़ी है, तो डेफिनेटली ये ज्यादा ही हो जाएगा। तो ये इस तरह के इसमें सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब जो SN2AR है वो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, आपको इसमें बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ होगा, कुछ बच्चे पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा, तो बता चुका हूँ, एराइल हैलाइड में होगा, बेंजीन से सीधा अटैच हैलोजन होना चाहिए बस। इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत सिंपल आते हैं। मान लो हमारे पास ये एक सवाल आया और हमसे पूछा गया कि इसकी रिएक्शन RONA से करवाई, तो अब इन दोनों क्लोरीन में से कौन सा क्लोरीन जाएगा, 1 मोल इक्विवेलेंट रिएक्शन करवाई, तो डेफिनेटली यही जाएगा क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में माइनस एम लगा देगा। फिर ये NO2 के रेस्पेक्ट में ये तो मेटा पे है, तो इस पे अगर अटैक हुआ तो जो एनायन बनेगा उसको माइनस आई ही लगेगा। तो शॉर्ट में समझ सकते हैं कि भाई ऑर्थो वाले पैरा वाले ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन से मैकेनिज्म से हुआ होगा, वही 2 मैकेनिज्म, वो 2 स्टेप का मैकेनिज्म हुआ होगा। तो बार बार नहीं लिखना 2 स्टेप का मैकेनिज्म, ये एक बुद्धि होती है, मतलब आप समझ में आ गया ना एक बार तो बस काम उसी तरीके से होगा। ये होता है मॉडस ऑपरेंडी, आ रहा है जा रहा है, उड़ा दो लगा दो, हो गया काम। हाँ, कोई पूछ ले तो उसको बता दो कि हाँ वो 2 स्टेप में पहले ये आएगा, एनायन बनेगा, ड्रामा, इतना टाइम है नहीं एक्चुअली। तो द थिंग्स वर्क लाइक दिस। सिमिलर क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तो वो देता हूं मैं आपको। मान लो इसकी रिएक्शन ऐसे दे देते हैं वो, तो इस बार न्यूक्लियोफाइल एन के लोन पेयर हैं, इतना सा ही फर्क है बस। तो दोनों में से कौन सा फ्लोरीन जाएगा, उसका जवाब होगा कि ये वाला फ्लोरीन जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। नाइट्रोजन ने अटैक किया तो नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज को एज इट इज लगा दें। सो दिस वुड बी द प्रोडक्ट फॉर अस। ये प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा अपने पास, ठीक है। क्वेश्चंस और कैसे आते हैं उसका एक आइडियोलॉजी मैं आपको देता हूं। आयोडीन की वैसे तो एक वैलेंसी होती है, बट जब यहाँ 2 लगा देंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज डालना पड़ेगा, सिंपल बॉन्डिंग की नीड है, और I+ को सप्लीमेंट करेगा I-, काउंटर आयोन है। और मान लीजिए इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ETONA के साथ। पहले तो ये ध्यान रखना है कि ETO- कहाँ अटैक करेगा और कौन सी रिएक्शन होगी। तो ये है ArSN2, मेरे हिसाब से ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये आ रहा है और ये जा रहा है। इस पॉइंट पे क्यों अटैक किया, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस पे NO2 का माइनस M लगेगा। इस पॉइंट पे अटैक क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर इस पे अटैक करता तो ये लिविंग ग्रुप फॉर्म में बाहर निकलता पूरा का पूरा, और इस पॉइंट पे NO2 का सिर्फ -I लगेगा। जो एनायन बनेगा उसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना। अच्छा, एनायन यानी बगल में बनता है, वो पूरा प्रोसेस मैं बना के दिखा चुका हूं आपको। थोड़ा कंफ्यूजन है तो इसको दोबारा देख लो कि ये रहा आपका, अटैक किया, एनायन बना, उसको -M के थ्रू ले जाएगा वो, है ना। तो हमें तो मेनली ये मतलब होता है कि हमारा हेलोजन था, उसके रेस्पेक्ट में NO2 कहाँ पे है। तो इन एग्जाम्पल से मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ये वाली रिएक्शन नहीं होगी और ये व्हाइट वाली रिएक्शन हो जाएगी। तो वी आर एट एन एडवांटेज पॉइंट
लिविंग ग्रुप कौन सा बाहर निकलेगा उसको बाहर निकालें पहले तो, और प्रोडक्ट के फॉर्म में अपने को बनेगा यहाँ पे OET और यहाँ पे NO2। ये बात समझ में आ जाती है क्या? बस तो ये काम हो जाएगा अपने हिसाब से। अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू अगर अपन थोड़ा सा और देखें इसके अंदर आगे क्या है, तो आई थिंक द सिमिलर एग्जाम्पल इज बीन कैरिड आउट। मान लीजिए इसकी रिएक्शन अपन ने करवाई MEONA के साथ, वही न्यूक्लियोफाइल है, NaOH भी ले सकते हो। तो अगेन वी आर हैविंग क्लोरीन, लेट्स से X एंड Y। तो X और Y में से कौन सी क्लोरीन निकलेगी ये आपने देखना है। तो अब इसमें -M का तो कोई इफेक्ट है नहीं, -M कोई ग्रुप भी नहीं लगा हुआ, तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि यार ये सवाल कैसे होगा। तो ये वही मैकेनिस्टिक क्वेश्चन है। अब आपने क्या करना है कि एक बार आपने अटैक करवाना है Y वाले क्लोरीन पे। तो चलो यहाँ आपने OMe ने अटैक किया, कैसे किया होगा, ये आएगा इधर अटैक, तो ये एनायन बनेगा, और सिमिलरली यहाँ पे भी एनायन बनेगा। जैसे ही ऐसा कुछ होगा तो वी आर गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। अब अपने को एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ये जैसे ही बनेंगे तो इन दोनों में से स्टेबल एनायन जहां से होगा वहीं से रेट आगे करस्पॉन्ड कर जाएगी, आगे बढ़ेगी। तो बस आपको अब ये देखना है कि स्टेबल एनायन कहाँ से है। तो आई थिंक ये वाला एनायन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि नेगेटिव सिग्मा पाई इसको कॉन्जुगेशन करके ये नाइट्रोजन पे आ जाएगा, और हम जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है ना। तो वाला पॉइंट है। जबकि ये नेगेटिव चार्ज कितना ही घुमा लो, ये कभी भी नाइट्रोजन पे नहीं आ रहा, हमेशा कार्बन पे ही घूमेगा। बना के देखना इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके दो और बनेंगे, टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उनमें से एक पे नेगेटिव आ गया, इसके भी बनेंगे इसी तरह से। तो अब फाइनली क्या होगा, ये इधर और ये क्लोरीन बाहर, ये स्टेबल है तो यहीं से प्रोडक्ट बन जाएगा। कुल मिला के इन दोनों क्लोरीन में से ये वाला जो क्लोरीन है ये ज्यादा रिएक्टिव माना जाएगा। तो ये इस तरह से भी सवाल हो सकता है कि कई बार -M डायरेक्टली नहीं हो तो अपने को पूरा प्रोसेस करना पड़े। इसी को मैकेनिज्म कहते हैं बेसिकली। जब भी आप प्रोसेस के बिना भी काम कर रहे हो ना, तो आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आपको एटलीस्ट ये लगे कि मैकेनिज्म बैकग्राउंड में चल रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे ये आप देखो ना, ये रिमोट है यहाँ पे या फिर मोबाइल है, तो अब आप ये दबा रहे हो तो ये तो प्रोसेस हो गया, बट पीछे तो पूरा एक चिप लगा हुआ है ना, वो पूरा चिप काम में कर रहा है बैकग्राउंड में, पूरा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, उसमें हार्डवेयर है। तो ऐसे ही यहाँ ऑर्गेनिक में भी होता है। जैसे ये मोबाइल है, तो अब मोबाइल है इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि भाई आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ है नहीं, है ना, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। ये मोबाइल तो सिर्फ ये नापता है कि ये हॉरिजॉन्टल से और वर्टिकल से इसकी दूरी कितनी है। वर्टिकल से जैसे आपने यहाँ क्लिक किया तो बस वो ये देखता है कि यहाँ कोई आइकन होगा उस समय पे, तो वो वर्टिकल से इतना दूर था और हॉरिजॉन्टल से इतना दूर था। तो जैसे आप वो क्लिक करते हो तो बैकग्राउंड में जितना भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है फिर वो उसके हिसाब से काम करने लग जाता है। अगर वहाँ फेसबुक होगी तो वो खुल जाएगी, कोई दूसरी होगी तो वो खुल जाएगी, ऐसे सारे के सारे सॉफ्टवेयर खुलते रहेंगे। तो ये प्रोसेस आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि भाई हम इस तरीके से काम करते हैं, है ना। सो दिस वाज नथिंग बट द ARSN2 मैकेनिज्म। और ARSN2 मैकेनिज्म के बाद अपन अब मेन पॉइंट पे आते हैं, लास्ट पॉइंट पे आते हैं, एंड दैट इज SN2TH रिएक्शन। कि आखिर में SN2TH रिएक्शन क्या है और कैसे होगी। तो इफ यू टॉक अबाउट SN2TH मैकेनिज्म, तो लिखो, मैं सबसे पहले तो लिखें, कुछ लिखवाना पड़ेगा SN2TH में।
दिस रिएक्शन इज एक्सक्लूसिवली फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो आप कहोगे कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये हो गया, और उसके डेरिवेटिव कौन हो गए? तो नाम बता देता हूं। दिस इज एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड। तो ये इन चार डेरिवेटिव्स या उसके लिए ही है। ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आप जैसे किसी भी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवाओगे ना, तो वो न्यूक्लियोफाइल इस सीएल को हटा के या इधर इन ग्रुप्स को हटा के खुद लग जाएगा। ठीक है। तो हुआ क्या, उसको यूं समझो, यहां अपना न्यूक्लियोफाइल लग गया। तो हुआ तो सब्स्टिट्यूशन ही, एक ग्रुप को हटा के दूसरा ग्रुप लगाया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बट क्योंकि ये सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस ग्रुप पे हो रहा है, इस ग्रुप के इस कार्बन पे हो रहा है, तो इस ग्रुप को क्या बोलते थे, याद करो, एसाइल ग्रुप। और इस कार्बन को बोलेंगे एसाइल कार्बन। तो इसीलिए कुछ किताबें इसको SN2TH ना लिख के और एसाइल कार्बन SN रिएक्शन भी बोलती है। तो ये भी एक नाम है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शनल है आप चाहो तो, बट जेई के सिलेबस में है, ध्यान रखना है। तो इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एसाइल कार्बन और SN2TH। अब कैसे ये रिएक्शन होती है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल एनालॉजी से देता हूं। जैसे ये एसिड हैलाइड है, मान लीजिए आपने इसमें NaOH डाला या कोई भी न्यूक्लियोफाइल डाला। ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होती है उसका आइडियोलॉजी दे रहा हूं। कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड में पोलैरिटी होती है, आपको पहले से पता होगा। ठीक है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच के रखेगा, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा। वो अलग बात है कि ये पार्शियल रहते हैं चार्जेस, बट अब इतना टाइम नहीं है कि हम बार बार पार्शियल बोलें। डेफिनेटली बात है कि भाई कंप्लीट पॉजिटिव तो रह भी नहीं सकते, तो यहाँ पार्शियल चार्जेस हो जाएंगे। अब इस पॉजिटिव चार्ज को देख के न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे बन जाएगा। जैसे ही ये यहाँ पे बनेगा, तो ये जो इंटरमीडिएट बनता है, दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। अब क्या होगा, ये नेगेटिव वापस आएगा और Cl को बाहर निकाल देगा, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है। OH बाहर मत निकाल देना, वरना OH बाहर निकाल दोगे तो पूरी रिएक्शन ही पीछे चल जाएगी। मोटा मोटा अब इसमें देखो क्या किया आपने, तो आप बोलोगे कि भाई वही किया, Cl को हटा के OH लगा दिया, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब नाम कैसे पड़ा, तो अपन पुरानी प्रोसेस दोबारा शुरू करते हैं। कोई भी रिएक्शन जब 2 स्टेप में होती है, तो उसमें RDS बताना पड़ता है, ये फास्ट स्टेप हो जाएगी। RDS में कितने रिएक्टेंट हैं, 2, तो मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाएगी, इसीलिए पूरा नाम हो जाएगा SN, मॉलिक्युलरिटी 2। और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहा है, इसलिए TH। ये इस तरह से पूरा नाम आ जाएगा। ये कैसे डिफरेंट है SN2 से? बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो 1 स्टेप में होती थी, ये 2 स्टेप में है। वो sp3 कार्बन पे होती थी एल्काइल हैलाइड में, और ये कहाँ हो रही है, एसिड डेरिवेटिव्स में। तो ये बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे आपको रिपीट करना है। फर्क इतना सा होगा कि यहाँ Cl के बजाय अब लिख देंगे OCOR लिविंग ग्रुप, OR लिविंग ग्रुप, NH2 लिविंग ग्रुप, एंड ऑल द थिंग्स विल बी सेम। कॉपी करो फटाफट, बिल्कुल सेम सेम लिखते जाओ।
सिमिलर रिएक्शन हैपेंस, 100% सेम लिख लिया ना आपने, है ना। अब इसके बाद की बात कर रहा हूं, तो लिखो सिमिलर रिएक्शन ऑल्सो अकर्स इन डाइल्यूट H2SO4। मान लो यहाँ NaOH नहीं हो, उसकी जगह डाइल्यूट H2SO4 हो, तो भी सेम रिएक्शन हो जाती है। कैसे होती है वो सुनो। डाइल्यूट H2SO4 अगर एरो पे लिखा हुआ दिखता है आपको, तो H2SO4 से तो H प्लस ही आएगा, खैर वो खास बात नहीं है। मेनली तो डाइल्यूट है, तो हुआ कौन, पानी हुआ, तो वही पानी के अंदर से OH आके लग जाएगा, तो वही OH आया, कोई फर्क नहीं है, ये वही OH है। बट अब फर्क, सोर्स क्या है इसका, डाइल्यूट मीडियम पानी है जो अपन ने काफी ज्यादा डाला, तो ये बनेगा, और फिर वही Cl बाहर निकल के और Cl- बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप Cl- बाहर निकलेगा ना, तो H2SO4 उसे H प्लस भी दे देगा, तो आपको HCl बाई प्रोडक्ट फॉर्म में ऐसे बना लेना है। ठीक है, हीट करोगे तो ये बाहर भी निकल सकता है, वरना पानी है तो पानी के साथ घुल के रहेगा सॉल्यूशन के अंदर। ऐसे ही यहाँ सब जगह प्रोडक्ट बनाओ, मेन प्रोडक्ट बनाओ। सारी रिएक्शन SN2TH है। चारों रिएक्शन लिख लो फटाफट वीडियो पॉज करके। अब पिछले 5 मिनट के अंदर मैंने जो बोला उसको ध्यान से सुनो। ये सारे एसिड डेरिवेटिव हैं, इनका पहले हमने रिएक्शन करवाया बेस के साथ, फिर रिएक्शन करवाया डाइल्यूट H2SO4 के साथ है। तो NaOH के साथ रिएक्शन करवाओ या डाइल्यूट HO के साथ रिएक्शन करवाओ, आपने एक चीज जरूर देखी होगी, सब में प्रोडक्ट सेम मिला। और वो प्रोडक्ट कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। साथ में एक बाई प्रोडक्ट अलग अलग मिलता है, वो सब में अलग अलग है। तो इस चीज को हम सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र मानते हैं। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यही है कि कोई भी एसिड डेरिवेटिव को डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट H2SO4 में डालने पे, थोड़ा वार्म करो हीट करो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, जो प्रोडक्ट बनता है वो आप इस तरीके से बना सकते हो, इस तरह की लाइन खींच के भी बना सकते हो, और आगे से ऐसे ही करना है। इसे हम बोलते हैं लाइन मैकेनिज्म। ये लाइन ऐसे खींचो, फटाफट प्रोडक्ट बनाओ। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता वहां पे, मेरी बात ध्यान से सुनो, कि आप SN2TH रिएक्शन करवा रहे हो और सोच रहे हो कि अच्छा SN2TH हो जाएगी। वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम। हमारे पास बड़ा लिमिटेड टाइम होता है कि हमें मॉलिक्यूल देख के अंदाजा लगाना होता है, फास्ट डिसीजन लेना होता है। जैसे डॉक्टर है, उसके सामने कोई मरीज आ गया तो वही थोड़ी सोचेगा क्या करूं, इंजेक्शन लगाऊं नहीं लगाऊं, क्या बेहोश करूं, सुई चुभूं, ऑक्सीजन दूं, इतना टाइम नहीं। बहुत क्लियर एल्गो प्रोसेस होता है कि ये आ गया, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, बच गया तो ठीक है, मर गया तो ठीक है, हटाओ। बहुत क्लियर, मेंटल थिंकिंग बहुत क्लियर होती है। ऐसे ही इंजीनियर है, तो सॉफ्टवेयर की कोडिंग भी बड़ी क्लियर होती है, पता होता है कि ये काम होगा, अब हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो हटाओ। ये बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, ये थोड़ा ऐसे थोड़ा चलते हैं, बहुत बहुत रिलैक्स माइंड से चलते हैं। काम की टेंशन लेने वालों से काम नहीं होते। रिलैक्स रहना चाहिए कि हाँ बोल क्या करना है, करना है ले करते हैं। तो जैसे ही आपके पास मॉलिक्यूल आया, आपको डिसीजन लेना होता है कि नॉर्मल एल्काइल हैलाइड है, SN2 या SN1 में से करवाएंगे कुछ ना कुछ, डिपेंडिंग अपॉन कैटायन स्टेबिलिटी या हिंड्रेंस। एराइल हैलाइड है, SN2AR। एसिड डेरिवेटिव है, मैकेनिज्म SN2TH होगा, बट ऐसे करवाएंगे नहीं जो अभी मैकेनिज्म बता रहे थे। एक लाइन यहां खींचो, ठीक है। लाइन खींचने के बाद आपको लिखना है इधर HO और इधर H। अच्छा, लाइन कहाँ खींचनी है, RCO के बाद, बोलो सब, बोलो एक बार, लाइन कहाँ खींचनी है, RCO के बाद। ये ध्यान रखना है ना, अभी काम में लूंगा मैं इसको। और फटाफट प्रोडक्ट बना दो। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे, RCOOH। बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ HCl, यहाँ
यहाँ, यहाँ, अब इसमें छोटी सी बुद्धि आपको खुद को लगानी पड़ेगी। जैसे अगर मीडियम एसिडिक है तो कोई इशू है ही नहीं। अगर मीडियम एसिडिक है तो कोई इशू है ही नहीं, ये सारे प्रोडक्ट एज इट इज बन जाएंगे। बिल्कुल आप बना लीजिए। हाँ, एक छोटा सा इशू है, सॉरी। अमोनिया है वो बेस होता है, तो एसिडिक मीडियम में H+ लेके फाइनल प्रोडक्ट आप कभी भी अमोनिया रिपोर्ट नहीं करेंगे। क्या रिपोर्ट करेंगे? NH4+। तो ये पहला पॉइंट नोटिस हो गया है ना, इसको लिख लेना अलग से। अब अगर मान लो मीडियम बेसिक है, मतलब ये सारी रिएक्शन है NaOH के साथ करवा रहे हैं, तो आप लाइन खींचेंगे, प्रोडक्ट बना लेंगे RCOOH, सब में बना लिया, बाई प्रोडक्ट भी बना लेंगे। बट आप खुद नोटिस करो कि मीडियम बेसिक है और ये भी एसिड है अच्छा, और ये उससे भी अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स में से आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिक मीडियम में टिकेंगे थोड़ी, क्या होगा? बनते ही H+ लूज कर देंगे। तो आपको जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करने हैं ना इस वाले मीडियम के अंदर, उनको फिर एक स्टेप और आपको ऐड करनी पड़ेगी, इसके H+ हटाने पड़ेंगे। तो H+ हटा के प्रोडक्ट क्या रिपोर्ट होंगे आपके यहाँ? RCOO- और यहाँ पे Cl-। तो मैं क्लियरली लिखता हूं कि या तो प्रोडक्ट ये होगा या ये होगा। और इसमें तो अपन को मालूम है ही सही कि भाई जहां जहां एसिड आए उसका H+ हटा देना। तो यही ब्रह्मास्त्र है। और लिखें इस बात को आप, ऑल एसिड डेरिवेटिव्स या ऑल 4 एसिड डेरिवेटिव्स, नाम लिख लो फटाफट। एसिडिलाइड, एनाइट्राइड, एस्टर, अमाइड। ऑल 4 एसिड डेरिवेटिव्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स रेस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड जरूर मिलेगा, एंड बाई प्रोडक्ट। अब बात समझ गए होंगे आप कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा एसिड फॉर्म में रहेगा। मीडियम बेसिक होगा तो इस फॉर्म में रहेगा, और एसिडिक होगा तो इसी फॉर्म में रहेगा, है ना। ब्रैकेट में लिखो, मैकेनिज्म इज SN2TH। मान लो हमारे पास इस तरह के सवाल आ गए, इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ और इसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवा दी, ठीक है। तो अब कैसे आप इस सवालों को ऑपरेट करेंगे, आपके पास क्या दिमाग है इस सवाल को करने के लिए, वो समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले चेक करो R, बोलो सब, RCOOR। तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो ये एस्टर हो जाएगा। एस्टर SN2TH करेंगे। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि ये OH आ रहा है, यहाँ पे अटैक करके लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। देखो ना, OR लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, OR लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। सवाल करने में टेक्निक होती है, बस वो टेक्निक का इस्तेमाल करना है। यहाँ लाइन खींचनी है, यहाँ लाइन खींचनी है, यहाँ लाइन खींचनी है। क्यों खींची यहाँ पे लाइन? लाइन कहाँ खींचते तभी बुलवाया था? RCO के बाद चेक करो, RCO के बाद लाइन, RCO के बाद ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अमाइड, ठीक है। ये एनहाइड्राइड, बीच में O, अगल बगल CO। तो RCO के बाद यहाँ लाइन। अच्छा, ये इधर से भी RCO है, तो इधर आप
एनहाइड्राइड के अंदर स्पेशली लाइन ऊपर खींच लो नीचे खींच लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इधर H लिखना होता था, इधर OH। जहां ऑक्सीजन होता है ना RCO, वही वही ऑक्सीजन लिखते हैं, बस इतनी सी बात है। अब प्रोडक्ट बनाते हैं, देखो। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन जेई में आए हैं कि भाई जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कितने COH हैं ये बताओ। तो ये एक COH, ये दूसरा, और ये तीसरा। तो इसमें 3 COH मिलेंगे, इसमें एक ही COH मिलेगा। तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट आ सकते हैं, बट अपन को ये समझ में आना चाहिए कि हमने इन साइट्स पे जो SN2TH करवाई, वो SN2TH सिर्फ एक लाइन से करवानी है। तो ये एक्सपर्टीज आपको चाहिए होता है। फिलहाल रेट ऑफ रिएक्शन पे चलते हैं कि भाई इसकी रेट किस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो इफ वी टॉक अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है। इसके लिए अपन एक सिंपल चीज लेते हैं कि मैकेनिज्म देखो एक बार आप, जो मैकेनिज्म बताया गया है, तो ये रिएक्शन का मैकेनिज्म था, है ना। आप किसी के साथ भी ले लो इसको। RDS के अंदर हमारा न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर रहा है, यही थीम है ना। तो अब आप खुद सोचो RDS फास्ट कब हो सकती है, जब ये न्यूक्लियोफाइल यहां जल्दी अटैक करे, ज्यादा अटैक करे। उसके लिए ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, ये भी आपको समझ में आना चाहिए ना। तो बस यही थीम है। यहाँ जो भी लिविंग ग्रुप लगा हुआ होगा, एसिड हाइड्राइड के केस में Cl, एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड, तो यहाँ जो भी लिविंग ग्रुप लगा हुआ होगा, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, और वो एक चीज इतनी सी है कि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है, इररेस्पेक्टिव ऑफ लिविंग ग्रुप, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि नोटिस करो, अभी पन्ने पलट लो, लिविंग ग्रुप फास्ट स्टेप में बाहर गया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव चार्ज आया कैसे था, इसको पोलराइज करने से आया था। ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। तो ऑर्डर वही रहता है, ठीक है। एसिड हैलाइड और एनहाइड्राइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। फिर एस्टर एकदम से डिप खाता है रिएक्टिविटी में। ये ऑर्डर चलता है। क्यों चलता है खुद सोचो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज का कैलकुलेशन करना है आपने बस। अब इस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या हरकत हुई ये देखनी है। तो हरकत कौन करेगा, ये जो ग्रुप है यही करेगा इस बार। मैं फिर कहता हूं कि ये लिविंग ग्रुप जरूर है, बट आपको ये नहीं देखना कि ये कितना जल्दी बाहर जाएगा, आपको ये देखना है कि इसको लिविंग ग्रुप ना मान के, ग्रुप मान के, ये इसके साथ क्या व्यवहार कर रहा है। तो इफेक्ट लिखाओ फटाफट ग्रुप्स का। तो जब आप इफेक्ट लिखवाएंगे तो क्लोरीन का -I लगता था, यहाँ लोन पेयर का +M, यहाँ लोन पेयर का +M, और यहाँ लोन पेयर का +M। ठीक है, अब जैसे ही ऐसा कुछ होगा तो अपन ये कह सकते हैं कि क्लोरीन का जब -I लगेगा, ये लो, तो वो -I लगाने के कारण इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा, तो रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब ये तीनों +M वाले हो गए, तो इसमें बिल्कुल अकल नहीं लगानी। +M का ऑर्डर रट लो बुरी तरीके से, इसका ज्यादा +M होता है तो ये दे देगा चार्ज कम, पॉजिटिव चार्ज कम, रिएक्टिविटी भी कम, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा यहाँ पे। इन दोनों में इसका +M ज्यादा होता है, जबकि इसमें तो +M बहुत ही कम हो जाएगा ना, क्योंकि ये यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व रहेगा, तो इसके इधर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी। तो ये ऑर्डर हमारे पास चलता है।
काम क्या आता है, ये काम ये आता है, कल को आपको एक सवाल आ गया मान लो, तो यू हैव टू बी ऑन अलर्ट मोड। जैसे मान लो हमारे पास ये सवाल आ गया और इसकी रिएक्शन 1 इक्विवेलेंट NaOH के साथ करवाई और पूछा कि भाई प्रोडक्ट बना के दिखाओ। तो अब देखो, ये बाय स्पीशीज प्रजाति से अमाइड है, ये समझना है। ये बाय स्पीशीज प्रजाति से एसिड हैलाइड है, AH शॉर्ट में लिख दिया मैंने, एसिड हैलाइड। रिएक्टिविटी में इतना ज्यादा फर्क है, मार्जिनल नहीं है, तो आप कहोगे कि OH माइनस 100% यहाँ आ रहा है और ये Cl जा रहा है। चाहो तो लाइन खींच के कर लो, वो आपके ऊपर है, बट सिंपल सवाल है इसलिए ताकल नहीं लगाएंगे, यहां से भी आप कर सकते हो इसको। तो वी कैन से वेरी वेल, वी कैन एग्जीक्यूट इट वेरी वेल कि अच्छा प्रोडक्ट इस प्रकार से कंप्लीट होगा। गॉट इट? ये भाई इस प्रकार से रिएक्शंस आती हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां से ओरिजिनेट होती है, एंड दैट इज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सोप बनाने की प्रक्रिया सपोनिफिकेशन होती है, जिससे सोप बनता है, साबुन बनता है। अब ये साबुन वो साबुन नहीं है जो आप सोच रहे हो, कपड़े धोने का जो साबुन अपन या नहाने का साबुन काम में लेते हैं ना, वो डिटर्जेंट होते हैं। बेसिकली छोटी क्लासों की बात है, बट छोटी सी बात है, बात को समझो। ये कार्बोक्सिलेट है और ये सल्फोनेट है, ये सोप है और ये डिटर्जेंट है। हम जो पढ़ रहे हैं वो सोप बनाने की प्रोसेस है, मतलब हमें ये बनाना है, इसमें सोप के गुण हैं, साबुन के गुण इसमें हैं। तो जितना भी जैसे लिक्विड सोप आता है ना, लिक्विड सोप, शैम्पू और डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट कपड़े धोने का, जिसको आप सर्फ एक्सेल, विम, एरियल वो सब कहते हो, वो सल्फोनेट होता है, वो साबुन नहीं है। आपको ये चीज समझ में आनी पड़ेगी कि वो सब कुछ डिटर्जेंट होता है। मैं जो सोप बनाने की बात कर रहा हूँ ना, ये कौन सा वाला सोप है? ये तगारी में जो सोप जमाते थे ना पहले, आजकल भी कभी कभार आता है तगारी में, प्लास्टिक की या लोहे की तगारी में जमा हुआ जो सोप आता है, ये वो वाले सोप की बात हो रही है। अब क्या पॉइंट है, बात को समझो। ये एस्टर है एंड दिस इज जनरली ऑयल और फैट। ऑयल का मतलब तो मूंगफली का, नारियल का और अरंड का, किसी का भी तेल ले लीजिए आप, सरसों का ले लीजिए, ठीक है, और भी कोई सस्ता ऑयल ले लीजिए आप, वनस्पति ऑयल ले लीजिए, तो ऑयल हो गया। फैट का मतलब है ना, जानवरों को मार के, सुअर मार के और उसकी चर्बी निकाल लेते हैं, वो फैट है। जनरली सुअर मार के निकालते हैं क्योंकि सुअर में फैट बहुत होता है। आप दूसरा जानवर भी ले सकते हैं जिसमें फैट हो, कुल मिला के जो जानवर मिल जाए उसको, कुत्ते को मार के उसका फैट निकाल लेते हैं, ये जनरली बाजार में होता है। वेल्स को भी मार के, बड़ी बड़ी फिशेस को मार के उसमें फैट निकलता है, उससे भी ये काम होता है। तो ऑयल और फैट बेसिकली एस्टर होते हैं। इसमें जब आपने एल्कली डाला, तो एल्कली कौन कौन होते हैं? NaOH, KOH, K2CO3, Na2CO3। इनमें से कोई भी बेस डाला तो वो सिंपल इसको हाइड्रोलाइज कर देता है, जैसा कि मैंने बताया, और आपको प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा RCOO। RCO के बाद लाइन खींची, OH मिल गया, मीडियम बेसिक है तो O माइनस बनाऊंगा, और साथ में अल्कोहल मिल जाएगा, और इसी को बोलते हैं साबुन, सोप। ठीक है। पहले तो क्या होता था, ये सब चीजें घर पे ही जमाई जाती थी, है ना। पुराना तेल जो बच जाता था ना, उस तेल को बड़े से कढ़ाई में लेते थे, उसमें अल्कली डाल दिया, ठीक है, कास्टिक बोलते थे इसको देसी भाषा में, बाजार से लाके कास्टिक डालो, साबुन जम जाता था, कपड़े धो उससे। मैं जब करीब 4-5 साल का रहा हूँगा, तो 4 साल का जब मैं था, 5 साल का था, तो घर में उस समय तगारी में साबुन जमाने की प्रोसेस चल रही थी। तो मेरे पापा की फैक्ट्री थी जहाँ अभी हम लोग रहते हैं, 557, है ना, फैक्ट्री उसी कंपाउंड में थी, थोड़ा दूर।
तो मैं आ गया वहां से फैक्ट्री से अपने आप अकेला चलते चलते, और प्यास मुझे बहुत लगी थी, गर्मी का मौसम था। तो मुझे जो मिला मैंने उसमें मग डाल के और पी लिया। मुझे लगा कि ये मैंगो शेक टाइप का कुछ हुआ, तो मैंने पी लिया। हल्का सा येलोइश कलर का रहता है ना, पीते ही और यहाँ आते आते वो तो वो जम गया, और उसमें वो थोड़ा बहुत जितना भी अंदर गया ना, तो जितना भी ये जो ईसोफेगस होता है इसको उसने बिल्कुल क्रैम्प कर दिया, खत्म कर दिया एक तरीके से। तो फिर मुझे लेके हॉस्पिटल भागे, और एकदम नलची डाली अंदर खाना खाने तक। तो जो खाना है वो मेरा नलची से जाता था करीब 1 डेढ़ महीने तक। बैक टू द टॉपिक। ये तो स्टैंडर्ड प्रोसेस बता रहा हूँ। अब वाकई में फैट क्या होता है, ये छोटे ऐसे 1 2 कार्बन वाले फैट नहीं होते। फैट क्या होता है मैं आपको यूं अंदाजा देता हूँ आपको, है ना। नोटिस करो, ये भी तो एस्टर ही है। ये है असली चर्बी, फैट, ऑयल, घी, तेल, सब कुछ यही है ना। आर बोलो सब, आर सी ओ ओ आर, आर सी ओ ओ आर, आर सी ओ ओ आर, यही है हमारा फैट। तो हम जब इस फैट की रिएक्शन करवाएंगे, NaOH कॉन्सनट्रेटेड, और हीट करते हैं इसको, तो अब SN2TH होगा। कैसे होगा, ये आ रहा है और ये लिविंग ग्रुप जा रहा है। अब इसको चाहो तो पिछले वाले से मैच करना, इसी पैटर्न पे रिएक्शन होगी। ऐसे नहीं करवानी हो तो एटलीस्ट यहाँ लाइन खींचो फटाफट से, इधर लिखो H और इधर लिखो OH, और अपना काम हो जाएगा। जैसे ही आप ऐसा कुछ करेंगे, तो अब मैं प्रोडक्ट बनाता हूं आपके लिए, CH2CH, एल्कोहल मिला, एल्कोहल की जगह एल्कोहल मिला। और ये जो C17H35 लंबी सी कार्बन चेन मिलेगी ना आपको, ये लंबी सी कार्बन चेन ही है सोप। ये पूरा सोप है। और ये कौन सा अल्कोहल मिला इस बार, तो आप बोलेंगे कि ये ग्लिसरॉल मिला। तो होता क्या है, जो तगारी में जमाते थे ना साबुन, तो जो जम गया उसके ऊपर ऊपर ग्लिसरॉल हल्का होने के कारण तैरने लग जाता था, तो उसको अलग से निकाल लेते थे। और ग्लिसरीन तो अपने आप में एक बहुत अच्छा वो है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, तो उसको स्किन वगैरह पे लगाने में काफी काम में आता था। तो ये चीजें चलती हैं इसमें। तो इसी के साथ अपन 4 सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म कंप्लीट कर लिया अपन ने। जो अपना प्राइमा फेसाई ऑब्जेक्टिव था कि भाई एटलीस्ट हम एसएन रिएक्शन कंप्लीट कर लें। अब एसएन रिएक्शन की बात करें तो भाई ये कितने प्रकार की होती है, जैसा कि मैंने बताया 4 प्रकार की होती है। SN2, SN2AR, SN1 और SN2AR। SN2AR 2 बार आ गया क्या, तो यहाँ पे TH लिख दो। अब आपको एक काम करना है कि ये चारों कहाँ कहाँ होती है ये लिखना है, सिर्फ इतना ही काम है आपका। तो आप कहेंगे कि भाई ये एल्काइल हैलाइड में होती है, और इसमें जनरली ऑर्डर चलता है मिथाइल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, इसकी रेट एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, और वो है हिंड्रेंस। और इसमें एक मेन चीज है, और वो है इन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो ये इसमें 3 मेन पॉइंट हैं। ठीक है, SN2TH या तो कार्बोक्सिलिक एसिड में होगी, या उसके किसी डेरिवेटिव में होगी। चारों डेरिवेटिव का नाम लिख देना, अभी पढ़ा के आ रहा हूँ। Cl लगाओगे तो एसिडाइड, OCOR लगाओगे तो एनहाइड्राइड, OR लगाओगे तो एस्टर, और NH2 लगाओगे तो अमाइड। SN1 भी एल्काइल हैलाइड में ही होती है, बट इसमें कार्ब कैटायन स्टेबल चाहिए होता है, और प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है। ये 2 प्राइमा फेसाई इंपॉर्टेंस की चीजें हैं। हाँ, एक बात हम कह सकते हैं इसमें
कि इसमें रीअरेंजमेंट वगैरह होगा, वो लिख दिया, मतलब तो क्या कितना लिखेंगे, कैटायन लिख दिया, मतलब आपको खुद समझना है कि रीअरेंजमेंट होगा, है ना, मैं इतनी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूँ। ये अलग ही स्पीशीज है, ये अलग ही तरीके से होती है, और ये जनरली एराइल हैलाइड्स के अंदर होती है। रेट किस किस पे डिपेंड करती है, तो अपन जानते हैं कि भाई यहाँ रेट कैटायन पे डिपेंड करेगा, यहाँ रेट का ऑर्डर यही होगा जो मैंने इसमें लिखा, इसी ऑर्डर में लिखना आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर का निशान लगा के। तो आपको एक बहुत बड़ा अंदाजा हो जाएगा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, आपको ये पता पड़ गया। ये 20% मॉलिक्यूल है पूरे ऑर्गेनिक के, 15-20%, 20% मार्क्स कम नहीं होते हैं। तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा कौन से मॉलिक्यूल कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे एल्काइल हैलाइड हो तो इस पैटर्न पे रिएक्ट करेंगे, एराइल हैलाइड हो तो इस पे करेंगे, और चारों एसिड डेरिवेटिव भी आ गए, तो बड़ी केमिस्ट्री अपने पास आ गई कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं, क्यों रिएक्ट करते हैं, कितना रिएक्ट करते हैं, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक है ईथर्स एंड इपॉक्साइड्स। ये कैसे रिएक्ट करते हैं, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू में है, इंटरेस्ट है हमारा इसमें। तो इसमें हमारा मेन हेडिंग रहेगा ईथर्स। ईथर SN1 से भी रिएक्ट करते हैं और SN2 से भी। तो पहले ईथर की कहानी, तो आपको ये सब कुछ लिख लिया, इसको क्लोज कर दीजिए और नेक्स्ट हेडिंग लगाइए ईथर एंड इपॉक्साइड। उसके बाद फिर नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, अभी सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, ईथर्स, है ना। और ईथर्स के अंदर हमारा नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा कि वो SN1 SN2 से किस में से रिएक्ट करेंगे, ये नेक्स्ट टर्न से शुरू करेंगे, है ना। दैट इज ऑल, थैंक यू।